आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था को देखकर अक्सर मेरे जहन में एक बात आती है। कैसी बात? ये पूरी प्रक्रिया मुझे बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे कोई भूखा इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को 56 भोग खाते ले देख रहा हो। अच्छा। हाँ, और वो बस ये उम्मीद कर रहा हो कि उसे देखकर उसका अपना पेट भर जाएगा। बिल्कुल। कक्षा में बैठे छात्र भी कुछ ऐसा ही करते हैं ना? बिल्कुल, वो बस देखते रहते हैं। हाँ, मतलब वे शिक्षक को ज्ञान चबाते और पचाते हुए देखते हैं। शिक्षक मेहनत कर रहा है, अवधारणाओं को सुलझा रहा है और छात्र बस चुपचाप बैठकर ये मान लेते हैं कि परीक्षा के दिन तक वो सारा मानसिक पोषण उनके दिमाग में अपने आप पहुंच जाएगा, जो कि असलियत में कभी होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। तो आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का आधार एक बेहद दिलचस्प शोध पत्र है। ये रिसर्च पेपर हाल ही में 27 अप्रैल 2026 को टैक्सिला रिसर्च पेज पर शिवा नारायण द्वारा प्रकाशित किया गया है। जी, और इसका शीर्षक काफी सीधा है। हाँ, इसका शीर्षक है स्कूल ऑफ नॉलेज ट्रांसफर वर्सेस स्कूल ऑफ टॉकिंग ट्रांसफर। और सबसे पहले तो मैं इसके कवर की बात करना चाहूंगी। इस शोध के कवर पे एक बड़ी ही जीवंत तस्वीर है। हाँ, वो 6 बच्चों वाली तस्वीर। बिल्कुल। इसमें 6 बच्चे हैं जो अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी पीठ पर भारी भरकम स्कूल बैग हैं, लेकिन वे कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे हैं। और ये तस्वीर महज कोई सजावट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा संदेश है कि स्कूल कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां बच्चे बस 8 घंटे तक किसी मूक दर्शक की तरह बैठे। सही कहा। स्कूल को एक सामाजिक, एक जीवंत और पूरी तरह से सक्रिय जगह होना चाहिए। तो आज का हमारा मिशन इसी बात की तह तक जाना है कि जानकारी को केवल घंटों तक चुपचाप सुनने के बजाय उसे वास्तव में कैसे ग्रहण किया जाए और एक कौशल के रूप में कैसे लागू किया जाए। देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ को शोध पत्र में स्कूल ऑफ टॉकिंग ट्रांसफर या STT नाम दिया गया है। STT मतलब जहां सिर्फ बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली। वर्तमान प्रणाली इसी STT मॉडल पर चल रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षा का पूरा दारोमदार केवल शिक्षक के बोलने और छात्रों के सुनने पर टिका है। और यहीं से पैदा होती है 15,000 आवर लिसनिंग प्रॉब्लम, यानी 15,000 घंटे सुनने की समस्या। 15,000 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा है ना? जरा इसकी गंभीरता को समझिए। एक औसत छात्र अपनी पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान लगभग 15,000 घंटे केवल एक निष्क्रिय श्रोता बनकर गुजार देता है। बाप रे, सिर्फ सुन रहा है। हाँ। वो सिर्फ सुन रहा है, बोर्ड से कॉपी कर रहा है और नोट्स बना रहा है। इस लंबी और एक तरफा प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि छात्रों में कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस यानी ज्ञानात्मक अंधापन पैदा हो जाता है। ज्ञानात्मक अंधापन मतलब वो चीजों को देख तो रहे हैं पर समझ नहीं रहे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। छात्र जानकारी के संपर्क में तो आते हैं, लेकिन वे उसकी गहराई को नहीं समझ पाते और ना ही उस ज्ञान को किसी नई परिस्थिति में लागू कर पाते हैं। अगर हम इससे थोड़ा व्यावहारिक नजरिया दें तो ये बिल्कुल मेरे उस जिम वाले उदाहरण जैसा हो गया। जिम वाला उदाहरण? हाँ, मतलब कोई इंसान जिम में जाए, आराम से एक कुर्सी पर बैठ जाए और अपने ट्रेनर को भारी वजन उठाते हुए देखे। अरे वाह, ये बहुत सटीक तुलना है ना? ट्रेनर पसीना बहा रहा है, उसकी मांसपेशियां टूट रही हैं और फिर से मजबूत होकर जुड़ रही हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ये सोच रहा है कि ट्रेनर को देखकर उसकी अपनी सेहत बन जाएगी, जबकि असल में तो ट्रेनर की फिटनेस बढ़ रही है। बिल्कुल। और कक्षा में भी शिक्षक का ज्ञान बढ़ रहा है क्योंकि मानसिक कसरत वही कर रहा है, छात्र तो बस कुर्सी पर बैठे हैं। और उस जिम वाले उदाहरण को अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, ये मिरर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? देखिए, विकासवाद या एवोल्यूशन के दौरान ये न्यूरॉन्स इसलिए विकसित हुए ताकि हम दूसरों को देखकर उनकी नकल कर सकें। जैसे किसी को पत्थर का औजार बनाते या शिकार करते हुए देखकर सीखना। समझ गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या है। वो क्या? मिरर न्यूरॉन्स किसी भौतिक क्रिया की तो नकल कर सकते हैं, लेकिन वे मानसिक प्रक्रिया की नकल नहीं कर सकते। मतलब वो हाथ हिलाना कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सोच नहीं। बिल्कुल। जब कोई शिक्षक गणित का कोई जटिल सवाल बोर्ड पर हल कर रहा होता है और साथ साथ बोल रहा होता है, तो छात्र के मिरर न्यूरॉन्स शिक्षक के हाथ हिलाने और बोलने की भौतिक क्रिया की नकल कर रहे होते हैं। ओहो, तो वो उस अदृश्य मानसिक संघर्ष को कॉपी नहीं कर पाते जो शिक्षक के दिमाग के अंदर चल रहा है। एग्जैक्टली।
नतीजा ये होता है कि ये प्रणाली वास्तविक रूप से समझदार इंसान बनाने के बजाय सिर्फ गुड टॉकर्स यानी अच्छे बोलने वाले तैयार करती है, जो सिर्फ रटी हुई बातें दोहरा लेते हैं। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में जब ज्ञान का उपयोग करने की बारी आती है तो वे विफल हो जाते हैं। शोध इसे ही ट्रांसफर फेलियर कहता है। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई शिक्षक बहुत ही करिश्माई होता है, मतलब उसकी बातें सुन के एकदम से प्रेरणा मिल जाती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ आ गया। तो क्या वो भी सिर्फ एक छलावा है? शोध के अनुसार वो छलावा तो नहीं है, लेकिन वो ज्ञान का निर्माण भी नहीं है। अच्छा, तो फिर वो क्या है? जब कोई शिक्षक बहुत प्रेरक होता है ना, तो वो छात्रों के दिमाग के लिम्बिक सर्किट को सक्रिय कर देता है। लिम्बिक सर्किट? हाँ, लिम्बिक सर्किट हमारी भावनाओं और प्रेरणा से जुड़ा होता है। इससे छात्रों को कुछ समय के लिए मोटिवेशन जरूर मिल जाता है। हाँ, वो एक फील गुड वाला फैक्टर आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन भावनाएं ज्ञान का विकल्प नहीं हो सकती। यह पूरी तरह से शिक्षक के प्रदर्शन पर निर्भर है। मतलब अगर किसी दिन शिक्षक थका हुआ है या उसका मूड खराब है तो पूरा सिस्टम वहीं चरमरा जाता है। एक व्यवस्थित तरीके से वास्तविक समझ विकसित करने के लिए एक अलग ही ढांचे की जरूरत होती है। तो आइए इस गुत्थी को थोड़ा और सुलझाते हैं। अगर कक्षा में सिर्फ शिक्षक को सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, तो फिर समाधान क्या है? समाधान इस शोध के अगले हिस्से में है। मतलब अगर हमें उस जिम में बैठे व्यक्ति को कुर्सी से उठाकर उससे खुद कसरत करवानी है, तो वो ढांचा कैसा होना चाहिए? यहीं से शोध का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, जिसे स्कूल ऑफ नॉलेज ट्रांसफर या SKT कहा गया है। SKT, ठीक है। इस नए मॉडल का मुख्य आधार है नॉलेज ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में KTMS कहते हैं। KTMS? हाँ, और इसके साथ ही इसे टैक्शिला मॉडल या ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर भी कहा गया है। ये मॉडल कहता है कि कक्षाएं अब केवल एक कमरा नहीं है। तो फिर क्या है? वे एक ज्ञान के इंजन है। ज्ञान के इंजन, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। इसे ऐसे समझिए, एक इंजन में इनपुट जाता है, वो प्रोसेस होता है और फिर कोई आउटपुट निकलता है। ठीक इसी तरह इस नए मॉडल में कक्षा के 3 मुख्य कार्य हैं। कौन कौन से? पहला है इनपुट प्रोसेसिंग, यानी किताबों और अन्य स्रोतों से जानकारी ग्रहण करना। ठीक है, इनपुट ले लिया। दूसरा है नॉलेज कंस्ट्रक्शन, यानी उस जानकारी को दिमाग में एक ठोस संरचना देना। और तीसरा है आउटपुट एग्जीक्यूशन, यानी उस ज्ञान का उपयोग करके समस्याओं को सुलझाना। अगर इसे मैं तकनीक की भाषा में कहूं तो पारंपरिक कक्षाएं कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव की तरह है। बिल्कुल, जहां सिर्फ डेटा स्टोर किया जाता है। हाँ, शिक्षक ने बोला और छात्र ने सेव कर लिया। हाँ, लेकिन ये नया मॉडल उसे एक सॉफ्टवेयर प्रोसेसर बनाने की बात कर रहा है, जो उस डेटा को लेता है, उसका विश्लेषण करता है और एक परिणाम देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्ञान को एक ऐसी वस्तु माना गया है जिसे मापा जा सके, जो संरचित हो और जिसे दोबारा बनाया जा सके। लेकिन रुकिए, कागज पर ये सॉफ्टवेयर प्रोसेसर वाली बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जरा वापस उस तस्वीर पर चलते हैं जिसमें 6 अलग-अलग बच्चे हैं। अगर हम एक असल कक्षा की बात करें जहां 40-50 बच्चे हों, तो क्या ये व्यावहारिक है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मतलब शोध में मिनिएचर स्कूल स्ट्रक्चर या 7x7+1 मॉडल की बात की गई है। जी हाँ, जहां एक कक्षा को 7 छात्रों के छोटे समूहों में बांटा जाता है। ईमानदारी से कहूं तो अगर 7-7 बच्चों के समूह बना दिए जाए और उनसे कहा जाए कि वे खुद एक दूसरे को पढ़ाएं, तो ये पूरी तरह से अव्यवस्था या केओस नहीं बन जाएगा? बहुत लोग यही सोचते हैं। बच्चे तो आपस में बातें करने लगेंगे ना। जो शिक्षक अब टास्क मॉडरेटर बन गया है, वो इसे संभालेगा कैसे? ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है, लेकिन ये व्यवस्था एक फ्री फॉर ऑल या बिना नियम का मैदान नहीं है। अच्छा, हाँ। तो इसमें नियम क्या है? इस 7x7+1 मॉडल में हर समूह एक छोटे स्कूल की तरह काम करता है और इसमें रेसिप्रोकल लर्नोग्राफी का सिद्धांत लागू होता है। रेसिप्रोकल लर्नोग्राफी? हाँ, इसका मतलब है कि छात्र बारी-बारी से स्मॉल टीचर्स और नॉलेज ऑपरेटर की भूमिका निभाते हैं। इसे अव्यवस्था से बचाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट कार्यप्रणाली दी गई है, जिसे डैलबे कहा गया है ना? डायनामिक एंड लिविंग ब्लैकबोर्ड इफेक्ट्स। बिल्कुल। मान लीजिए 7 बच्चों का एक समूह है। एक बच्चा किसी अवधारणा को समझकर बाकी 6 बच्चों के सामने उसे समझाता है। तो वो एक तरह से पढ़ा रहा है। हाँ, लेकिन मैं कोई रटा हुआ भाषण नहीं दे रहा है। वह उन 6 बच्चों की प्रतिक्रियाओं, उनके सवालों और उनके चेहरों के भावों को पढ़ते हुए अपनी बात को ढाल रहा है।
ओ, मतलब वो 6 बच्चे उसके लिए एक जीवित ब्लैक बोर्ड बन जाते हैं। एग्जैक्टली। और चूंकि हर बच्चे को यह भूमिका निभानी है, इसलिए कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। और शिक्षक का क्या काम है फिर? आस्क मॉडरेटर या सिस्टम डायरेक्टर के रूप में उनका काम पढ़ाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि ये डीएलबी चक्र सही गति से और सही दिशा में चल रहा है। अरे वाह! यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन शिक्षक पर से बोझ कम करता है। बिल्कुल। और ये जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत ही शानदार तंत्र है। हर कोई जिम्मेदार है। सही कहा। लेकिन जब ये बच्चे आपस में सीख रहे होते हैं, तो क्या वे भी पारंपरिक तरीके से ही नोट्स बनाते हैं? पन्ने के ऊपर से शुरू करके नीचे तक बस लिखते जाना? बिल्कुल नहीं। नोट्स बनाने का रैखिक या लीनियर तरीका इस मॉडल में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। तो फिर वो क्या बनाते हैं? इसकी जगह छात्र ब्रेन पेज बनाते हैं। ब्रेन पेज, ये क्या होता है? यह ब्रेन पेज कोई साधारण नोट्स नहीं है। यह एक मल्टी डायमेंशनल और विजुअल स्पेशल नॉलेज मैप होता है। विजुअल स्पेशल मैप मतलब चित्र जैसा कुछ? दिख रहे हैं, बल्कि एक शहर का नक्शा बना रहे हैं। अच्छा। इसमें मुख्य अवधारणा बीच में होती है और उससे जुड़ते हुए कारण, प्रभाव और नियम अलग अलग दिशाओं में रंगीन ब्लॉक्स और तीरों की मदद से दर्शाए जाते हैं। लेकिन दिमाग इस नक्शे वाले तरीके को साधारण पैराग्राफ से बेहतर क्यों मानता है? इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग की बनावट से है। शोध पत्र में हिप्पोकैम्पल एक्टिवेशन का जिक्र है। हिप्पोकैम्पस, दिमाग का वो हिस्सा जो याददाश्त से जुड़ा है? बिल्कुल। लेकिन हमारा हिप्पोकैम्पस मुख्य रूप से स्थानों और दिशाओं को याद रखने यानी विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग के लिए विकसित हुआ है। अच्छा, मतलब वो पैराग्राफ पढ़ने के लिए नहीं बना था? नहीं, हजारों साल पहले इंसानों को ये याद रखना पड़ता था कि शिकार कहाँ मिलेगा या नदी किस दिशा में है। उन्हें कोई पैराग्राफ याद नहीं रखना होता था। हाँ, ये बात तो है। इसलिए जब हम किसी जानकारी को एक दृश्यमान नक्शे या ब्रेन पेज के रूप में कागज पर उतारते हैं, तो हमारा हिप्पोकैम्पस उसे किसी स्थान या इमारत के नक्शे की तरह याद कर लेता है। अरे वाह! और जब परीक्षा या असल जिंदगी में उस जानकारी की जरूरत पड़ती है, तो दिमाग उस पूरे नक्शे को एक तस्वीर की तरह सामने ला देता है। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है। मतलब हमने शिक्षा को एक अमूर्त चीज से निकालकर एक शारीरिक और मानसिक कौशल बना दिया है। बिल्कुल। शोध पत्र में इसे मोटर साइंस कहा गया है। मोटर साइंस? हाँ, मोटर साइंस के पीछे का विज्ञान ये है कि जब कोई शारीरिक क्रिया मानसिक सक्रियता के साथ जुड़ती है, जैसे जानकारी का नक्शा बनाना और उसे हाथों से ड्रॉ करना। हाँ, और फिर किसी दूसरे को समझाना, जब ये सब एक साथ होता है तो दिमाग के न्यूरल रास्ते हमेशा के लिए मजबूत हो जाते हैं। ये बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है। हाँ, साइकिल चलाना हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो एक मोटर स्किल है जिसे हमारा शरीर और दिमाग एक साथ सीखता है। अब यहाँ एक बात आती है जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कौन सी बात? इस पूरे ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए शोध में 7 ज्ञान हस्तांतरण के आयामों की बात की गई है, जिसे 7 KT डायमेंशंस कहा गया है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन्हें महज एक सूची की तरह देखने के बजाय क्यों ना हम इसे कहानी या उदाहरण के जरिए समझें? ये एक बेहतरीन आइडिया है। तो मान लीजिए उस छोटे समूह का कोई छात्र इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहा है, तो वह इन 7 आयामों से कैसे गुजरेगा? ठीक है, तो शुरुआत होती है पहले आयाम से, जिसे डेफिनेशन स्पेक्ट्रम कहा गया है। डेफिनेशन स्पेक्ट्रम मतलब परिभाषा? हाँ, लेकिन यहाँ छात्र 1857 की क्रांति की कोई रटी रटाई परिभाषा नहीं लिखेगा। वो समझेगा कि क्रांति का बुनियादी अर्थ क्या है। मतलब ये केवल सैनिकों का विद्रोह था या पूरे समाज का? बिल्कुल, वो इस घटना की एक ठोस जमीन तैयार करेगा। ठीक है, यानी बुनियादी अवधारणा स्पष्ट हो गई। फिर वो दूसरे चरण पे जाएगा। हाँ, दूसरा आयाम है फंक्शन मैट्रिक्स। अब छात्र ये परखेगा कि ये क्रांति कैसे काम कर रही थी, इसके काम करने की प्रणाली क्या थी। प्रणाली? क्रांति में प्रणाली कैसे? यहाँ वो सवाल पूछेगा कि हथियार कैसे बांटे गए, संदेश एक गांव से दूसरे गांव कैसे पहुंचे। वो घटना के मैकेनिक्स को समझेगा। ओह, ये तो बहुत गहरी रिसर्च हो गई। बिल्कुल। इसके बाद तीसरा आयाम होता है ब्लॉक सॉल्वर। ब्लॉक सॉल्वर? यहाँ शायद वो पूरी बड़ी घटना को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा। बिल्कुल सही। 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा विषय है। ब्लॉक सॉल्वर चरण में छात्र इस जटिल विषय को तोड़ेगा। जैसे आर्थिक कारण अलग, सामाजिक कारण अलग। हाँ, और तात्कालिक कारण जैसे वो चर्बी वाले कारतूस, वो अलग। हर छोटे ब्लॉक को अलग से समझा जाएगा। इसके बाद चौथा आयाम है हिप्पोकैम्पस। ये बहुत दिलचस्प है। हिप्पोकैम्पस, हमने अभी हिप्पोकैम्पस की बात की थी, क्या ये उसी से जुड़ा है?
एकदम। अब छात्र अपने दिमाग के नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। वो कैसे? वो तय करेगा कि जब वो इन सारे अलग अलग ब्लॉक्स को अपने ब्रेन पेज पर उतारेगा तो उनका क्रम क्या होगा, कौन सी जानकारी दाईं ओर जाएगी, कौन सी बाईं ओर। तो एक तरह से ये उसके दिमाग का अपना सर्च इंजन बनाने की प्रक्रिया है। सही कहा। और फिर आता है 5वां आयाम, मॉड्यूल बिल्डर। मॉड्यूल बिल्डर में वो इन सबको जोड़ देगा। हाँ, यहाँ वो उन सभी तोड़े गए ब्लॉक्स को एक साथ जोड़कर एक पूरा दृश्यमान नक्शा या मॉड्यूल तैयार कर लेता है। अब उसके सामने पूरी 1857 की क्रांति का एक पूरा ब्रेन पेज तैयार है। मतलब पहले पूरी मशीन को खोला, उसके पुर्जों को समझा और फिर उसे एक नए और बेहतर तरीके से वापस जोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद तो 2 आयाम और बचते हैं। नक्शा तो बन गया, अब आगे क्या? छठा आयाम है टास्क फॉर्मेटर। ये ज्ञान को लागू करने का चरण है, जिसे मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं। टास्क फॉर्मेटर, तो इसमें वो क्या करेगा? छात्र अब इस ज्ञान का उपयोग करके एक नया टास्क बनाएगा। उदाहरण के लिए वो 1857 की क्रांति की तुलना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से कर सकता है। अरे वाह! या वो खुद से सवाल करेगा कि अगर 1857 में संचार के साधन बेहतर होते तो क्या परिणाम कुछ और होता। ये उच्च स्तरीय सोच है। सच में? और आखिरी 7वां आयाम क्या है? 7वां आयाम है डार्क नॉलेज। डार्क नॉलेज। ये नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई छिपी हुई या रहस्यमयी विद्या हो। इसका वास्तव में क्या अर्थ है? नाम थोड़ा रहस्यमयी जरूर है, लेकिन इसका काम बहुत वैज्ञानिक है। डार्क नॉलेज का अर्थ है उन पैटर्न्स या चीजों को खोजना जो सामने से दिखाई नहीं देते। जैसे जब कोई छात्र पहले 6 आयामों से गुजर लेता है तो उसकी समझ इतनी गहरी हो जाती है कि वो इतिहास की घटनाओं में एक ऐसा पैटर्न देख सकता है जो किताब में लिखा ही नहीं है। अच्छा, जैसे कि हर क्रांति से पहले कोई खास घटना होती है। बिल्कुल। वो ये समझ सकता है कि कैसे हर क्रांति से पहले एक आर्थिक मंदी आती है। वो कुछ नया गढ़ता है जो उसका अपना ज्ञान होता है। यही डार्क नॉलेज है, अदृश्य से दृश्य को खोजना। ये वाकई में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। मतलब पारंपरिक शिक्षा में तो हम सिर्फ पहले 2 आयामों के इर्द गिर्द ही घूमते रह जाते हैं। हाँ, परिभाषा याद कर ली और थोड़े बहुत कारण जान लिए, बस। लेकिन ये 7 आयामों का मॉडल तो सच में छात्रों को एक आजाद रिसर्चर बना रहा है। बिल्कुल बना रहा है। अगर इस पूरी चर्चा का सार निकाला जाए तो हम टीचिंग सिस्टम से पूरी तरह से ट्रांसफर सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। ये केवल जानकारी प्रसारित करने के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी बुद्धिमत्ता की इंजीनियरिंग करने के बारे में है। सही कहा। और ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि स्कूल ऑफ नॉलेज ट्रांसफर इस बात पर निर्भर नहीं है कि शिक्षक मंच पर कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो किस बात पर निर्भर है? ये इस बात पर निर्भर है कि वो ढांचा, वो सिस्टम कितना मजबूत है जो छात्रों को खुद काम करने पर मजबूर कर रहा है। अब इस पूरे विश्लेषण को एक व्यापक संदर्भ में देखते हैं। जी। ये चर्चा केवल स्कूलों या बच्चों तक ही सीमित नहीं है। मान लीजिए किसी प्रोफेशनल को आज के समय में कोई नई तकनीक सीखनी है या किसी अहम मीटिंग की तैयारी करनी है। बिल्कुल, ये उन पर भी लागू होता है ना? हाँ। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ घंटों तक वीडियो देखता रहता है या बिना किसी ठोस ढांचे की किताबें पढ़ता रहता है, तो वो भी तो वही 15,000 घंटे वाली गलती दोहरा रहा है। वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल। उस स्थिति में वो व्यक्ति जानकारी के ज्ञान के इंजन में इनपुट तो डाल रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन और आउटपुट वाले हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए अगर कोई श्रोता सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनना चाहता है तो उसे ये 7x7+1 मॉडल और ब्रेन पेज की तकनीक अपनी जिंदगी में उतारनी होगी। हाँ, जो भी नया सीखा जाए उसका एक विजुअल नक्शा बनाया जाए, उसे किसी सहकर्मी को समझाया जाए ताकि मोटर साइंस काम करे, और फिर उसे एक टास्क में बदला जाए। यही वो तरीका है जिससे हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर अपने ज्ञान को स्थायी बना सकते हैं। तो ये शोध पत्र वास्तव में सिर्फ शिक्षा प्रणाली पर टिप्पणी नहीं है। नहीं, ये मानव मस्तिष्क के सीखने की पूरी प्रक्रिया का एक तरह का वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। और अब इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर इन पन्नों में नहीं लिखा है, लेकिन जो आज की चर्चा के बाद किसी के भी जहन में आ सकता है। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूं। हमने शुरुआत में खाना खाने और पचाने वाला उदाहरण दिया था। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। ठीक है। अगर ये नॉलेज ट्रांसफर स्कूल मॉडल पूरी तरह से सफल हो जाता है और जो बच्चे आज उन तस्वीरों में हाथ हिला रहे हैं वे कल स्कूल से निकलते ही
टैक्शिला लेवल के आजाद रिसर्चर और नॉलेज ट्रांसफॉर्मर बन जाते हैं। हाँ, जो 7 आयामों पर काम करना जानते हैं। जो समस्याओं को तोड़ना और जोड़ना जानते हैं। तो क्या भविष्य में कॉर्पोरेट दुनिया में जो एंट्री लेवल या फ्रेशर नौकरियां होती हैं, उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा? ओहो, ये तो एक बहुत ही गंभीर और भविष्य की दिशा तय करने वाला सवाल है। क्योंकि तब हर नया व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई पूरी करके आएगा, वो शुरुआत से ही उच्च स्तरीय सोच रखने वाला होगा। उसे सब कुछ पहले से एनालाइज करना आता होगा। बिल्कुल, वो किसी सीनियर को काम करते हुए देखकर सीखने का मोहताज नहीं होगा, बल्कि वो खुद ज्ञान का एक चलता फिरता इंजन होगा। एकदम सही। तो सोचिएगा इस बारे में कि जब हर कोई केवल जानकारी का उपभोक्ता नहीं बल्कि ज्ञान का मास्टर शेफ बन जाएगा, तो हमारी यह दुनिया और काम करने के तरीके कैसे बदल जाएंगे। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय की तह तक जाएंगे।